देखते हैं एडिशन का और फिर आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तब बच्चे आ रहे हैं। दिस इज पेज नंबर 1। एडिशन ऑफ टू वेक्टर का एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। एंड क्वेश्चन ये है, यहाँ पर ये है, मान लो VA इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड और ये इधर पे है दैट इज VB इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड और एंगल कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का एंगल है। तो आपको ये फाइंड आउट करना यहाँ पे, या फिर इसको F2 मान ले रहे हैं अपन। दिस इज F2 6 न्यूटन और ये है आपका F1 दैट इज 10 न्यूटन। आपको ये बताना यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, फाइंड, आपको नेट फोर्स बताना जो किसका सम है, F1 प्लस F2 का सम है, जिसका मैग्नीट्यूड भी बताना है। क्वेश्चन समझ गए? एंगल कितने डिग्री का? 120 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। आपको F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालना है, कितना होगा? F1 और F2 का रिजल्टेंट आपको निकालना है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले इसको उठाकर यहां पर रख दो, ये है ना, दिस इज F2 वेक्टर। रख सकते हो इसको यहां से उठा के ऐसा, और ये जो एंगल है दिस इज 120 डिग्री। समझ गए या नहीं? F2 को उठाकर यहां पर रख दो, ये एंगल 120 का। तो F1 और F2 के बीच में एंगल 120 डिग्री का है, ठीक है। F1 एंड F2 के बीच में एंगल 120 डिग्री का है। अब रिजल्टेंट निकालना है, तो अब आपको फार्मूला पुट करना पड़ेगा, है ना, फार्मूला। तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक आएगा? रिजल्टेंट इज दिस वेक्टर, ये वेक्टर रिजल्टेंट है बेटा, ये वाला, ये जो F मैंने बनाया है यहाँ पर, ये रिजल्टेंट है। सो देयरफॉर F1 vector is equals to F1 plus F2. This is by triangle law of vector addition. Triangle law ये देख लो यहाँ पे। और अब आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो F1 का मैग्नीट्यूड मतलब, सॉरी, F का मैग्नीट्यूड मतलब F, और ये फार्मूला बनेगा आपका, दैट इज F1 के मॉड का स्क्वायर प्लस F2 के मॉड का स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 टाइम्स F1 का मैग्नीट्यूड फिर F2 का मैग्नीट्यूड और cos 120 डिग्री। क्योंकि F1 और F2 के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का एंगल है F1 और F2 के बीच में। तो जो एंगल रहेगा उसी को लिखना हमें। दोनों के बीच में एंगल कितने का है? F1 और F2 के बीच में 60 का नहीं है, ध्यान रखना। F1 और F2 के बीच में एंगल कितने का है? 120 डिग्री का एंगल है ना। F1 और F2 के बीच में एंगल 120 डिग्री का है। अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो F1 इज 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 2 इंटू 10 इंटू 6, और cos 120 होता है -1/2। cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, ठीक है। cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, उसी को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। cos 120 इज इक्वल्स टू -1/2। ये -1/2 cos 120, F1 और F2 की वैल्यू पुट कर दी आपने। और अब आप जब इसको सॉल्व करोगे सर √76, तो F इज इक्वल्स टू √, दिस इज 100, दिस इज 36, और ये 2 से 2 चला गया तो यहाँ पे बचेगा -60, है ना, -60 बचेगा। ये 2 से 2 कट गया, 10 60 और -60। अब इसको सॉल्व कर दो तो ओवरऑल आंसर हो गया यहाँ पे 40 √76 न्यूटन। तो ये 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 होता है। तो दिस इज समथिंग 8.5
न्यूटन या इसके आसपास होगा, मैंने एक रफ फिगर लिख दिया यहाँ पे, समझ गए। और अब आपको एंगल देखना है कि भाई ये वाला एंगल कितने का है, तो tan अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल दोगे। tan अल्फा फार्मूला बताया था मैंने, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, sin 120 अपॉन cos 120, और अल्फा f1 के साथ एंगल है, तो यहाँ पे पहले क्या लिखोगे आप, f2 का मॉड, f2 का मॉड, और ऐड किसको कर दोगे, f1 के मॉड को, मतलब मैग्नीट्यूड को। ठीक है, ये फार्मूला कल पढ़े थे हमने, वही लगाए मैंने, है ना, जो फार्मूला कल पढ़े थे वही फार्मूला लगाए। अब किसी को याद है साइन 120 की वैल्यू याद है, साइन 120 कितना होता है, साइन 120 की वैल्यू, f2 की वैल्यू आपके पास है √3/2, दिस इज -√3/2, √3/2, f1 की वैल्यू 10 into 6 cos 120 minus 1/2। तो ये देखो 2 से ये 6 कट गया, मतलब 2√3, और ये 3 और 10 में से 3 गया तो 7। सो दिस इज tan अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू ये आ गई आपकी 3√3/7 आएगा। क्या बेटा, 3√3 आएगा ना सर? हाँ सॉरी 2 नहीं, 3√3 बराबर, 3√3/7, ओके 3√3/7। सो दिस इज द आंसर। अब आप लोग देख लो, कोई डाउट है तो पूछो इस पे, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कैलकुलेशन की अपन ने कल जो पढ़े थे उसी से रिलेटेड कैलकुलेशन है, आपको f1 और f2 का सम निकालना है। f1 और f2 के सम निकालने के लिए आपने पहले f2 को शिफ्ट किया, जिससे f2 की टेल f1 के हेड पे आ गई, और जो रिजल्टेंट आएगा वो f1 के टेल से f2 के हेड तक हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट बन गया। क्लियर हो गया अभी, ये क्लियर हो गया, कोई डाउट अभी इस पे, क्लियर हो गया बेटा। अब मैं आगे बता रहा हूँ पैरेललोग्राम लॉ, तो ये ट्रायंगल में शिफ्ट करना पड़ता है, पैरेललोग्राम में और आसान हो जाता है, बट फार्मूले यही रहेंगे, नए फार्मूले अब नहीं आएंगे, फार्मूले यही वाले चलेंगे, क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, बट क्लास आपको पूरी करना है। ठीक है क्लास, ठीक है। देखो मैं डायग्राम एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, आप ऐसा भी कर सकते थे और ऐसा भी कर सकते थे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन यही रहेगा, बट मैं डायग्राम को और एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये पेज नंबर 2, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। एक मेथड तो ये हो गई कि भाई आपने ये f1 को एज सच लिखा रहने दिए, और ये लाइन आपने सीधी रहने दिए, और यहाँ पे आपने f2 को ड्रॉ कर दिए, दिस इज f2 वेक्टर, और ये एंगल कितने का है दोनों के बीच में, 120 का। आप उठा के इसको यहाँ पे रख दो f2 वेक्टर को, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो ये बनेगा रिजल्टेंट, दिस इज f वेक्टर। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, दिस एंगल इज अल्फा डिग्री। अगर मान लो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, मतलब इसको पीछे ले आते खिसका के, तो इसको पीछे ले आए हमने खिसका कर, है ना, दिस इज f1 इक्वल्स टू 10 न्यूटन, ये पीछे खिसका के लाओगे, टर्न नहीं करोगे, और f2 ऐसा ही रहेगा, मतलब तो बात तो यही हो गई, बात तो यही हुई ना, इसको पीछे खिसका के लाओगे तब भी तो ऐसा ही बनेगा ना डायग्राम, कि नहीं। ये देखो ये f2 वेक्टर है, तब भी तो यही डायग्राम बन रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है, या तो आप इसको खिसका के इधर रख दो या इसको खिसका के पीछे रख दो, तब भी तो यही डायग्राम बनेंगे। समझ गए, हेलो, अरे समझ गए या नहीं। सर किसको खिसकाना है कुछ नहीं समझा। देख ये तो f1 है ही, यहाँ पे आपने f2 को उठाकर इसके सिर पे ऐसे रख दिया, ये वाले डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे आपने किसको शिफ्ट किया है, f2 को, यहाँ पे आपने किसको पीछे खींच लिया, f का से आया क्या
कैसा है एफ वेक्टर? ये कहाँ से आ गया? वही वाला वही। अरे यार कल थे क्लास में कि नहीं थे? कौन ने पूछा है? कल क्लास में थे या नहीं? हाँ ना सर, समझा ना कल का। हाँ तो फिर यही तो, ये एफ कौन सा वेक्टर? ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट मतलब F1 और अरे F2 हाँ, याद आ गया याद आ गया याद आ गया। याद आ गया, सो जाते हैं ठीक है। और कल का देखो भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना पढ़ाता हूँ उसको कम से कम 5 बार फिर से पढ़ो आप लोग। ऐसा नहीं कि मुंह उठाए फिर सुबह क्लास करने लगे अपन, ऐसा नहीं होगा। फिर जो पढ़ा रहे हैं उसको घर में प्रैक्टिस करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, याद नहीं रखोगे, फिर दूसरे दिन फिर अपनी गाड़ी वहीं से चालू होगी। फिर ऐसा थोड़ी होता बेटा, है ना? ये तो 10th में भी नहीं होता था ऐसा। और 10th में सिलेबस रहते ही कितना है, यहाँ तो हमको अभी काफी कुछ सिलेबस पढ़ना, अपन बड़े भी हो गए। तो 10th वाली पढ़ाई को छोड़ के अब 11th के हिसाब से पढ़ना चालू करो। ओके, एक और तरीका है। एक और तरीका ये है कि इसको उठा के यहाँ पे रख दो ऊपर। तो एक तरीका और ये हो गया, ये वेक्टर आपका है F2। एक और तरीका मैं बता रहा हूं, ये भी हो गया, ये वाला तरीका भी हो गया, और एक और तरीका, आप इसको ऊपर रख दो ये ऐसे। दिस इज F1 वेक्टर। आप ऐसे भी रख सकते हो, तब भी जो एंगल रहेगा इनके बीच में ये 120 डिग्री का ही रहेगा, और जो रिजल्टेंट आएगा वो यही रहेगा F। तो कोई भी डायग्राम देख लो आप, F हर जगह पे एक जैसा ही मिल रहा है, हाँ या ना? F की वैल्यू हर जगह से एक जैसी है। अरे F की वैल्यू एक जैसी है ना? ये कौन सा है आपका? दिस इज F1, और ये एंगल अल्फा, कहीं से भी देख रहे हो आप, समझ गए या नहीं? देख लो आप, F की वैल्यू कैसे भी कर रहे हो आप A को शिफ्ट कर, F1 को शिफ्ट कर दो, या F2 को शिफ्ट कर दो, ठीक है, या F1 को पीछे खींच के ड्रॉ करो। कोई भी आप तरीका एडॉप्ट कर रहे हो, हमेशा जो रिजल्टेंट F है वैसा की वैसा ही मिलने वाला है। समझ गए अभी? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? कोई भी डायग्राम देख लो यहाँ पे आगे, सॉल्व करने की हमेशा F वैसा ही बनने वाला है। समझ गए पल्लवी? यस सर। हाँ। सर जो एंगल पहले से दिया रहता है वही रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल रहता है क्या? क्या बेटा? बोलो मैम। सर जो एंगल पहले से दिया रहता है वही रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल रहता है क्या? नहीं नहीं, वो कैसे रहेगा? जो एंगल पहले से दिया, F1 और F2 के बीच में एंगल कितने का है? 120 का। और जो अल्फा बन रहा है वो F1 के साथ रिजल्टेंट का एंगल है, तो वो तो अलग हो सकता है ना। समझ गए? वो तो अलग हो सकता है। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट अभी? हेलो, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ूंगा। हाँ, अब मैं पैरेललोग्राम लॉ ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं हम, उसके बाद फिर पैरेललोग्राम लॉ बताऊंगा, क्योंकि वहां फार्मूला नहीं है, बस डायग्राम बना के अपन देखेंगे, मतलब और थोड़ा और आसान हो जाएंगी चीजें हमारे लिए। बट एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, जो मैंने पहले दिन की क्लास में करवाया था, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे मैं कुछ एंगल लेके करवाऊंगा अभी। ध्यान से समझना, पेज नंबर 3, एक क्वेश्चन और हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? दिस इज पेज नंबर 3, बहुत ध्यान से समझोगे। क्वेश्चन ये है, पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं वर्ड प्रॉब्लम का। अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम certain point and he moved 10 meter along east, then he turned and moved 5 meter 37 degree from east to north. Find his net displacement. Find his
नेट डिस्प्लेसमेंट, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। क्वेश्चन समझ गए? अभी ये वर्ड प्रॉब्लम है। अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम सर्टेन पॉइंट, he moved 10 meter along east, then he turned and moved 5 meter 37 degree from east to north। तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। समझ गए? क्वेश्चन समझ गए सभी बच्चे? क्वेश्चन समझ गए? Yes, Yes, sir. ओके। अब इसमें एक आप आगे से याद रखना, ये मैं एक बार और बता रहा हूं। अगर ये 37 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 53 डिग्री का एंगल होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा और ये 5 होगा। इसको याद रखना, क्योंकि 37 डिग्री का एंगल आया मतलब आपको cos 37 की वैल्यू चाहिए होगी यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, और sin 37 की वैल्यू भी चाहिए पूरा सॉल्व करने के लिए। तो ये याद रखना, ये पहले भी बताया होगा मैंने। अब क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के लिए आपको पहले पूरा फ्रेम बनाना पड़ेगा, एंड इट इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आप प्रैक्टिकली सोचो, आप किसी जगह पे खड़े हो गए, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, और यहाँ से पहले मैं 10 मीटर नॉर्थ की ईस्ट की तरफ चला, फिर वहां से टर्न हुआ 37 डिग्री और चला, तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का डिस्प्लेसमेंट कितना। तो वेक्टर मेथड से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फ्रेम बनाना पड़ेगा ऐसा, और ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज द साउथ डायरेक्शन एंड दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन। समझ गए? अब उस पर्सन को आप मान लो कि ये ओ पर है अभी, और ओ से ईस्ट की तरफ कितना चला, ये 10 मीटर चला। मान लो दिस इज, आप इसको वेक्टर ए मान लेना, दिस इज 10 मीटर। समझ गए? ईस्ट की तरफ चला, और यहां से फिर से, अब देखो यहाँ पर ये फिर से इधर नॉर्थ का डायरेक्शन, ये साउथ का है, इधर तो ईस्ट है ही। यहां से ये मुड़ा है 37 डिग्री, और 37 डिग्री मुड़कर फिर ये 5 मीटर और चला है। तो सपोज दिस इज बी वेक्टर, और ये एंगल कितने का है, 37 डिग्री का, और बी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 5 मीटर है। समझ गए या नहीं? तो ये ओ से लेकर ए तक आया, ए से लेकर बी तक पहुंच गया, तो उसका हमको नेट डिस्प्लेसमेंट बताना। ये डायग्राम समझ गए या नहीं क्वेश्चन का? ये क्वेश्चन हमने पढ़ा और ये डायग्राम बना लिया। समझ गए या नहीं? देख लो डायग्राम, क्वेश्चन का डायग्राम समझ गए या नहीं? हेलो, Yes, sir. सभी बच्चे क्वेश्चन का डायग्राम समझ गए? yes, sir. Yes, sir. तो नेट डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक देखेगा आपको, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट ओ से लेकर बी तक है ना। नेट डिस्प्लेसमेंट आपको दिखेगा कि ये ओ से लेकर बी तक है, दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। मान लो मैंने नेट डिस्प्लेसमेंट को आर से डिनोट कर दिया है, आर से डिनोट कर लिया मैंने नेट डिस्प्लेसमेंट को। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, इट इज 37 डिग्री का एंगल है ना। तो अब आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दो यहाँ पे, नेट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर आर एंड इट इज सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यस और नो? नेट डिस्प्लेसमेंट कौन सा आपका, विच इज नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट आपका है आर, और ये किसका सम है, ए प्लस बी का सम है ना। अरे हाँ या ना, जवाब दो भाई। नेट डिस्प्लेसमेंट आर दिख रहा है ना, और जब आप ये डिस्प्लेसमेंट बताते हो तो भाई ये एंगल भी हो गया कि भाई ये ईस्ट से फाइनली है कहां पर, तो पूरी वैल्यू हमको बतानी पड़ती है। तो अब आप आर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो यहाँ पे मैं लिख लूं आर का मैग्नीट्यूड मतलब आर है, ए का मैग्नीट्यूड है 10 मीटर, जिसको आप सिंपली ए लिखोगे है ना, ये नॉर्थ है, और इसकी वैल्यू है आपकी 10 मीटर। बी का मैग्नीट्यूड है सिंपली बी, जिसकी वैल्यू है 5 मीटर। ठीक है, तो आर का मैग्नीट्यूड मतलब आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 37। cos 37 समझ गए? cos 37 समझ गए? Yes, sir. Yes.
ये फार्मूला लगा दिया मैंने ट्रायंगल रूल में जो हमने पढ़े कि कैसे सॉल्व करते हैं, जबकि इसके पहले दिन मैंने जब सॉल्व करवाया था तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी बनी थी। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा था, एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ा था और फिर सॉल्व करना पड़ा था। बट ये फार्मूले से आप तुरंत इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ए की वैल्यू कितनी आपके पास, 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 5 cos 37 यहां से देखकर बताओ कितना आएगा। cos 37 यहां से देखकर बताओ कितना बनेगा। 4/5। yes it is 4/5। बेस हो गया 4 एंड हाइपोटेनियस हो गया 5। सो ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी आपकी 4 डिवाइडेड बाय 5 cos 37 है ना, ये डायग्राम से। तो ये 5 से 5 कट जाएगा एंड फाइनली द आंसर विल बी 100 प्लस 25 प्लस 20 और 4 80 कितना आ गया ये टोटल। दिस इज √205 मीटर। √205 मतलब 14 का स्क्वायर कितना होता, 196। तो 14 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, मैंने इतना ही लिखकर छोड़ दिया। अब ये एंगल देख लो कि भाई ये एंगल कितने का बन रहा है। सो नाउ tan अल्फा इज इक्वल्स टू, फार्मूला क्या लिखते हैं अपन, सबसे पहले लिखोगे sin 37 अपॉन cos 37। पहले ये a के साथ एंगल है तो पहले b लिखोगे और a को ऐड कर दोगे और अब वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू आपके पास 5 है। sin 37 आएगा 3/5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 इंटू 4/5। तो 5 से 5 कट गया, ये 5 से 5 कट गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, tan अल्फा इज 3/14 है ना। दिस इज 3/14। तो tan की वैल्यू 3/14 आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो मैं tan की वैल्यू 3/14 कब होती है, मैं इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल के बता देता हूं। मुझे भी नहीं पता ये वैल्यू, और आपको निकालना नहीं है, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा इसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, आपको निकालना नहीं है। दिस इज कितना, tan 3/14 ना, 3 डिवाइडेड बाय सो दिस इज नियरली 12 डिग्री के आसपास आ रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे पूरा फाइनली, तो अल्फा की वैल्यू नियरली कितना आता है, 12 डिग्री आता है। तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज योर आंसर, आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, बताओ जरा, वर्डिंग में बताओ उसको, वर्डिंग में बताओ कि आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है। आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसको वर्डिंग में बताओ। नेट डिस्प्लेसमेंट ऐसा रिपोर्ट किया जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट रिपोर्ट किया जाएगा कि उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है दैट इज √205 मीटर एंड 12 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ। समझ गए अभी, कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट। हेलो, वर्डिंग पे थोड़ा डाउट है। वर्डिंग में तुम अपने हिसाब से लिखो ना, वर्डिंग जरूरी नहीं है कि मेरी वर्डिंग लिखो, तुम खुद बताओ। यस सर, थैंक यू। ओके, और डाउट है किसी को अभी इस पे, और डाउट है क्या किसी को भी, हेलो, और डाउट है क्या किसी को भी, हेलो, किसी को डाउट है बेटा इसमें? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ूंगा मैं, आगे बढ़ूं, एक मिनट सर। ठीक है। अब पेज नंबर 4 पे हम आते हैं। पेज नंबर 4, ठीक है, देखो पेज नंबर 4। अगर मान लो आपके पास ये है कि भाई आपको इसको ड्रॉ करना, जैसे एक क्वेश्चन लिख देता मैं, ड्रॉ आर वेक्टर इक्वल्स टू √205 मीटर
12 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ। इसको कैसे ड्रॉ करते भैया, इसको कैसे ड्रॉ करते? आप क्या करते यहाँ पर, ईस्ट से लेकर ये नॉर्थ आप ले लेते और उसके बाद में आपको ये ड्रॉ करना है ना। तो ये ईस्ट और ये ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 12 डिग्री है, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाता है, दिस इज 12 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसा भी लिखा जाता है। ये दोनों वर्डिंग चलती हैं, ये दोनों वर्डिंग चलेंगी, ऐसा भी चलेगा और ये ऐसा भी चलेगा। फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ ईस्ट एक ही बात होती है। तो आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से आपको ड्रॉ करना है, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा। दिस इज आर वेक्टर और ये √205 मीटर है ना। ये कहीं तक है, मान लो ये O से लेकर P तक है सपोज, और ये एंगल आप कितना लिखोगे, 12 डिग्री। आप ऐसे ड्रॉ करते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना? हेलो, ऐसे ड्रॉ करते ना। अगर ये वर्डिंग में लिखा रहता तो यही ड्रॉ करते ना, और कैसे ड्रॉ कर सकते थे? आपके पास था और कोई तरीका? यही तरीका हमारे पास ड्रॉ करने का। क्लियर हो गया अभी? ये कोई डाउट अभी इस पे? नहीं, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया। जो रिजल्टेंट अपन लिखते वर्डिंग में, जो रिजल्टेंट लिखते हैं उसको इस तरह से लिखते हैं वर्डिंग में। ये हमने सॉल्व करके निकाला है, ट्रायंगल रूल से हमने इसको सॉल्व करके निकाला था। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं, कि डाउट है अभी भी? समझ गए। नो सर, समझ गए सर। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ले लिए? यस सर। Now page number 5. Page number 5 now. Parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition. ये नया कुछ नहीं है, जो ट्राइंगल लॉ हमने पढ़ा है वेक्टर एडिशन का वही है। ये ट्राइंगल लॉ का ही फॉर्म है, पैरेललोग्राम लॉ, बस नाम हमने अलग कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा और हमको आसान हो जाएगा डायग्राम बनाने पे, इसलिए मैंने ये लिख दिया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो नया कुछ नहीं है, फार्मूले भी वही लगेंगे, सब कुछ वही है, बस ये एक लॉ और हम पढ़ ले रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में देखो ये ऐसा आता है कि मान लो ये पॉइंट O है। सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, मैं री एंटर कर रहा हूँ। हाँ ठीक है बेटा, री एंटर कर ले। तो सपोज ये वेक्टर आपका A है और ये वेक्टर आपका हो गया यहाँ पर B, और दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का? थीटा डिग्री का। दिस इज A एंड दिस इज B है, मतलब दोनों की टेल कोइंसाइड हो रही है। इन दोनों का सम आपको करना है, इन दोनों का सम A और B का। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, नाउ ड्रॉ द पैरेललोग्राम। आपको पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, मतलब ये लाइन आपकी ऐसी आ जाएगी, दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, और एंगल थीटा डिग्री का दोनों के बीच में, A और B के बीच में ये पॉइंट हो गया O, और एंगल हो गया थीटा डिग्री का A एंड दिस इज B। आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। तो पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, ये एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर देना, फिर ये एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर देना। समझ गए या नहीं? बन गया पैरेललोग्राम? अरे पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं? यस सर। पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया आपने। अब क्या करो, अब वेक्टर को उठा के रख दो। मैं ये वाले वेक्टर को यहाँ पे रख सकता हूँ, देखो ऐसा, दिस इज आल्सो वेक्टर B, और A और B के बीच में भी थीटा डिग्री का एंगल कहीं से भी देखो, है ना। या फिर आप A को उठाकर ऊपर रख दो, ऑलरेडी पढ़ लिया हमने, ये ऐसा भी लिख सकते हो। यहाँ पर भी A और B के बीच में थीटा डिग्री का एंगल है। समझ गए? तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक आएगा, बहुत आसान हो गया हमारे लिए देखना या सोचना। रिजल्टेंट कहां से कहां तक बनेगा आपका, दोनों की टेल से दोनों के हेड तक रिजल्टेंट बनेगा। समझ गए? आप ये वाले ट्रायंगल से देखो तो भी यही है, और ये वाले ट्रायंगल से देखोगे तब भी यही आंसर आएगा। सो देयरफॉर
व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर आप यहां से चलोगे तो a प्लस बी कर दो, ये वाले ट्रायंगल से जाने पे, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए, ये सी है यहाँ पर ओ ए सी, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो r इज इक्वल टू b प्लस ए भी कर सकते हो, एंड दिस इज फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी सी। कैसे भी कर दो आप ऐड, तो ये फायदा हो गया डायरेक्ट आपका, आपको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपने क्या कर दिया, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया और रिजल्टेंट आपने देख लिया। पैरेललोग्राम ड्रॉ करके आपने रिजल्टेंट देख लिया, यहाँ पर समझ गए या नहीं? पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिए, रिजल्टेंट देख लिए। रिजल्टेंट कैसे देखोगे? दोनों के टेल टेल से दोनों के हेड हेड तक, ये रिजल्टेंट बन गया। सो ड्रॉ द पैरेललोग्राम, रिजल्टेंट इज, सो therefore resultant is from tail to head head, टेल से हेड तक रिजल्टेंट बन जाएगा। ये आपका सीधा सीधा काम हो गया, टेल से हेड तक देखिए। फार्मूले वही रहेंगे, ये एंगल अल्फा डिग्री का और बी से एंगल मान लो बीटा डिग्री का है, तो रिजल्टेंट का जो फार्मूला है आर के लिए, ये यही वाला फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ये फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा, सेम फार्मूला, सेम है, फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं, यही फार्मूला आएगा। समझ गए? रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फार्मूला यही रहेगा जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़े थे हमने, बात वही है। कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ पे, है ना, बात वही होगी। तो फार्मूला यही है। अब एंगल के लिए अल्फा एंगल निकालना है, तो अल्फा एंगल और बीटा एंगल दोनों को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अल्फा एंगल और बीटा एंगल, ये सबसे लास्ट में आप लोग लिखोगे। पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, और सबसे लास्ट में ये लिखना टेन अल्फा। टेन अल्फा कैसे लिखोगे? टेन अल्फा पहले लिखना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अल्फा ए के साथ एंगल है तो पहले लिख दो बी और ऐड कर दो ए को। समझ गए या नहीं? पहले लिख दो बी और ऐड कर दो ए को, ये टेन अल्फा हो गया। और यहां पर से अगर आपको एंगल देखना है तो ये कैसे आएगा? टेन बीटा अगर आपको चाहिए तो भी आपके पास फार्मूला यही रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बीटा बी के साथ एंगल है तो पहले ए लिख देना और प्लस बी लिख देना फिर। समझ गए या नहीं? और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? थीटा के इक्वल है। देख लो, अभी कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या किसी को? अरे डायग्राम देख लो, डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है क्या? रेजिस्टेंस क्या सर, इसके डायगोनल रहते रिजल्टेंट? हाँ, लेकिन डायगोनल टेल से हेड वाला रहेगा। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम में दो डायगोनल बनते हैं। अब ये मत सोच लेना ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल नहीं चाहिए आपको, टेल से हेड वाले डायगोनल चाहिए। समझ गए? मतलब ट्रायंगल लॉ जैसे ही देखना है, ट्रायंगल लॉ जैसे ही देखना है। कोई डाउट है क्या इसमें? पैरेललोग्राम लॉ पे फाइंड आउट कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा इज थीटा, जो कोई भी एंगल निकाल लो, अल्फा निकालना अल्फा निकाल लो, बीटा निकालना बीटा निकाल लो। ठीक है, समझ गए? यस सर। और कोई डाउट है अभी? और कोई डाउट है इस पे? सर यार tan अल्फा और बीटा इक्वल है ना? अल्फा और बीटा जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। अच्छा तुम लोग सोच के बताओ, अल्फा और बीटा इक्वल कब होंगे? थोड़ा सोचो जरा, बताओ फिर। अल्फा और बीटा इक्वल कब होंगे? हो सकते हैं कि नहीं अल्फा और बीटा सेम? जब b वेक्टर a वेक्टर सेम रहेगा। सेम नहीं, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मतलब ए और बी की लेंथ सेम रहेगी, उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो अल्फा और बीटा सेम हो जाएंगे। अरे समझ गए या नहीं? यस ए सर। और बी का मैग्नीट्यूड अगर सेम रहेगा तो अल्फा और बीटा सेम हो जाएंगे, है ना? बिल्कुल सही, वेरी गुड, डायरेक्ट कर सकते हो। फिर अगर आपको कहीं दिख रहा है अल्फा और बीटा सेम है तो आपको अल्फा निकालने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा कर दोगे कि किसका आधा कर दोगे? थीटा का आधा कर दोगे, है ना? थीटा का आधा कर दोगे अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो, नहीं तो जरूरी नहीं है कि अल्फा और बीटा सेम हो, है ना? समझ गए या नहीं? यस सर।
ओके अगर मान लो ए की लेंथ ज्यादा बी की लेंथ छोटी है तो अल्फा और बीटा में कौन सा बड़ा रहेगा कौन सा छोटा रहेगा, थोड़ा सोचो। ए की लेंथ ज्यादा है बी की लेंथ कम है तो अल्फा और बीटा में कौन छोटा कौन बड़ा रहेगा? कौन छोटा या बड़ा रहेगा? बीटा ए की लेंथ ज्यादा। हाँ बीटा हाँ बीटा ज्यादा बड़ा रहेगा फिर, है ना। और ए की लेंथ छोटी है और बी की लेंथ ज्यादा बड़ी है तो कौन बड़ा रहेगा फिर? अल्फा बड़ा रहेगा, अल्फा बीटा छोटा रहेगा। तो ये डायरेक्ट देखकर भी होते हैं, जरूरी नहीं कि हम इनके लिए केसेस लिखें, ये डायरेक्ट देखकर भी पता चलता है। आप डायग्राम पे देखो, डायरेक्ट डायग्राम पे देखने पता चल रहा है। मैंने tan अल्फा का जो फार्मूला लिखा, tan बीटा का फार्मूला लिखा है, उसको याद रखो सीधे सीधे। अब हम पैरेललोग्राम से एक क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व करके देखते हैं। हालांकि हमने किया हुआ है ऐसे क्वेश्चन, बट एक डायरेक्ट क्वेश्चन हम पैरेललोग्राम से करके देखते हैं फटाफट। ठीक है, समझ गए इसको या कोई डाउट है? समझ गए या डाउट है? समझ गए। समझ गया बेटा ये? कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, अभी देखो एक डायरेक्ट क्वेश्चन करके देखते हैं अपन यहाँ पे, है ना। पेज नंबर 6, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? यस सर। Now page number 6 and this is the एक सिंपल सा न्यूमेरिकल अपन लेते हैं यहाँ पे, बेसिक क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करना अपने को भी। at a point two forces are act। किसी पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं, किसी पॉइंट पे at a point two forces are act। फोर्स F1 is equals to दिया हुआ है that is 10 न्यूटन and it is along east, ये ईस्ट की तरफ है। एंड F2 वेक्टर दिया हुआ है that is equals to 8 न्यूटन एंड ये 8 न्यूटन it is 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ। वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। इट इज 60 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ, ऐसा दिया हुआ है ना। वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री का एंगल दिया है। चलो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, 10 न्यूटन ही लिख दूं क्या? इट इज आल्सो 10 न्यूटन। देन फाइंड द नेट फोर्स एक्ट ऑन पॉइंट। उस पॉइंट पर नेट फोर्स कितना लग रहा है ये फाइंड आउट करना। क्वेश्चन समझ गए? एट अ पॉइंट टू फोर्सेस आर एक्ट, F1 इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन और ये ईस्ट की तरफ लग रहा है। F2 इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, इट इज 60 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ लग रहा है। आपको नेट फोर्स बताना है कितना होगा। वैसे इस क्वेश्चन में ना पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट बता सकते हो। ज्यादा पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आपको डायग्राम प्लॉट करना पड़ेगा। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप सही से डायग्राम बना लेते हो तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ। तो डायग्राम बनाने के लिए आपको पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। साउथ वाले को आप थोड़ा कम बना लो क्योंकि आपका काम ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट की तरफ हो रहा है, तो आप ये नीचे को कम भी रखोगे तो चलेगा। अब आपको 10 न्यूटन F1 बनाना ईस्ट की तरफ, तो ये ईस्ट की तरफ आपने ये 10 न्यूटन बना दिया। दिस इज F1 इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, ये ईस्ट की तरफ बन गया। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए? ये पॉइंट हो गया यहाँ पर। सपोज दिस इज द पॉइंट और आपने ये 10 न्यूटन बना दिए।
अब आपको कौन सा बनाना है, F2, दिस इज आल्सो 10 न्यूटन एंड इट इज 60 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ। 60 डिग्री ये वेस्ट से नॉर्थ की तरफ आपको 60 डिग्री पे जाना है, और ये भी आपका कितने न्यूटन का है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपको सेम लेनी पड़ेगी, ये भी 60 डिग्री का है एंड दिस इज F2 इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। समझ गए? इसको ले लेना A, इसको ले लेना B, ये वाले पॉइंट को आप ले लेना O। तो आपको रिजल्टेंट फोर्स बताना कितने का बनेगा। समझ गए या नहीं? डायग्राम समझ गए या डाउट है कोई? अरे डायग्राम समझ गए, डाउट है? है डाउट क्या? ऋतिक, रोशन? नहीं है? ऋतिक, रोशन, डाउट है क्या बेटा? सर वो बी सर एक वाला बार बताइए। कौन सा वाला? सर वो बी जो है वो, अरे उसको पढ़। F2 इक्वल्स टू कितना है? F2 इक्वल्स टू कितना लिखा? 10 न्यूटन 60 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ। वेस्ट से नॉर्थ की तरफ आपको 60 डिग्री मोड़कर 10 न्यूटन बनाना है। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ये कहा गया ऋतिक रोशन? ऋतिक रोशन समझ गया? ये सर अब समझा। अब समझा? क्वेश्चन बराबर पढ़ा करो ना, क्वेश्चन देखते रहा करो, है ना, कंसंट्रेशन लूज नहीं करो पढ़ते टाइम। क्वेश्चन बराबर देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब कुछ, आपको जो लिखा हुआ है उसी को ड्रॉ करना है। मैं कुछ नया नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, जो क्वेश्चन पे लिखा है उसी को हमने ड्रॉ किया है। अब क्या करोगे, इनका रिजल्टेंट बनाना पड़ेगा भाई। नेट फोर्स पूछा है मतलब रिजल्टेंट बनाना है, एक ही बात है ना। इसका रिजल्टेंट बनाना है, तो रिजल्टेंट मतलब if F vector is resultant of F1 and F2, F1 and F2 का रिजल्टेंट है, that is F वेक्टर किसका सम आएगा यहाँ पे, F1 प्लस F2 का सम होगा। F1 और F2 का सम F है, रिजल्टेंट है, सम है। मतलब अब इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। सबसे अच्छा तरीका ये होता है, ये पैरेललोग्राम बना दिए और यहाँ से फिर आप ऐसा ले लोगे, फिर ये पैरेललोग्राम बन गया और ये एंगल। अच्छा, ये F1 और F2 के बीच में एंगल बताओ कितने डिग्री का? व्हाट इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2? F1 और F2 के बीच में, हाँ 60 का नहीं 120 एंगल है। F1 और F2 के बीच में जो एंगल बन रहा है बेटा ये, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको लिख दूं, ये 60 डिग्री का है ब्लैक पेन से, और ये जो एंगल है दोनों के बीच में, F1 और F2 के बीच में, ये 120 डिग्री का है। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी आपको 120 डिग्री दिखेगा। तो आप क्या करोगे, F2 को यहाँ पे रख दो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। F1 को यहाँ पे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये F1 बन गया आपका, ये F2 बन गया। तो रिजल्टेंट फोर्स कहां से कहां तक दिखेगा? दोनों के टेल से दोनों के हेड तक। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, रिजल्टेंट फोर्स इज फ्रॉम टेल टू हेड। ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया आपका F। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। अब डायग्राम से सीधे सीधे पता चल गया। मैंने जानबूझ के डेटा ऐसा लिया, डायग्राम देखकर ही बताओ, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है आपको F1 को F को बताने के लिए। F की वैल्यू कितनी आएगी? आप फार्मूला लगा दो, नहीं तो डायरेक्ट सोच लो। फार्मूला लगाओगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर टू F1 F2 cos 120। देखोगे cos 120, हाँ या ना? F की वैल्यू डायरेक्ट बताना है, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो सकती है यहाँ पे F की वैल्यू। कुछ बच्चे डायरेक्ट सोच पा रहे हैं, कुछ नहीं सोच पा रहे। जो नहीं सोच पा रहे कोई बात नहीं। दिस इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर टू F1 F2 एंड एंगल इज 120 डिग्री, है ना। और जब आप एंगल की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 10 cos 120 माइनस 1/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस 100, तो आंसर आ गया इसका 10 न्यूटन सॉल्व करने पे। और यहां से आप एंगल देख लो भाई इसका,
कि ईस्ट से ये वाला एंगल कितने का आएगा, ये एंगल। तो सपोज दिस एंगल इज इक्वल्स टू अल्फा, एंड अल्फा एंगल में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये कितने डिग्री का दिखेगा आपको, 60 डिग्री का दिखेगा। अगर दो वेक्टर बराबर बराबर दिख रहे हैं, ये एंगल कितने का है, बीटा, दोनों बराबर हैं, तो अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या होंगे, सिंस अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा एंड विच इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2, इसलिए अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी कितनी आ गई, 60। अब देखो ये एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पर भी 60 है, किसी ट्राइंगल के दो एंगल 60 हो गए तो कौन सा ट्राइंगल बनेगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना। अरे समझ गए, इसी ट्राइंगल में दो एंगल 60 के हो गए। ये वाला ट्राइंगल देख लो, ये वाला, ये अल्फा 60, ये अंदर का यहाँ का 60, ये भी 60 होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये 10 है, और ये वाली साइड भी आपको 10 दिख रही है, दिस इज आल्सो 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, यहाँ का एंगल 60, ये 60, ये 60, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपको ये पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे सीधे आंसर रिपोर्ट कर सकते थे, सीधे सीधे आंसर बता सकते थे। सोच लो अभी, देखो अभी इसको, कोई डाउट है तो पूछो। सर हाँ सर मतलब जो डायरेक्ट, मतलब आपने बोले कि डायरेक्ट पेन चलाने की जरूरत नहीं, तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल सोच के, मतलब उसके पीछे वो रीजन है ना। हाँ, उसके पीछे वो रीजन है। अगर मान लो F2 की वैल्यू कुछ और रहती तो फिर डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको पेन चलाना पड़ता फिर, है ना। यहाँ पे जो आप डायरेक्ट सोच पा रहे हो कि 10 न्यूटन, उसके पीछे बस रीजन ये है कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, दो छोटे इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहे हैं ना। पैरेललोग्राम में जो आपने ड्रॉ किया, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, तो दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसलिए आप डायरेक्ट सोच पा रहे हो। अगर ऐसा है तो आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे कर सकते हो। लेकिन अगर वैल्यूज अलग अलग हैं तो फिर आपको पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी। समझ गए या नहीं? सर फिर वो तो रोम्बस हो गया ना। कौन सा वाला? हाँ, ये रोम्बस हो गया, ये रोम्बस हो गया। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रोम्बस। सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं लेकिन सभी पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होते। समझ गए? सर आइसोसेलेस ट्रायंगल का कैसा केस रहेगा? आइसोसेलेस का केस दो साइड इक्वल और एक अलग, हो सकती कोई स्पेशल केस बनेगा, बट अभी हम उस पर नहीं पढ़ रहे। ये तो स्पेशल है कि भाई तीनों साइड आपको एक जैसी दिख रही है, तब के लिए। अच्छा, ये प्रैक्टिकल है। मान लो मुझे, मेरे एक हाथ को कोई ईस्ट की तरफ खींच रहा है और मेरे दूसरे हाथ को इक्वल फोर्स से 10 न्यूटन से कोई मुझे ईस्ट की तरफ खींच रहा है और 10 न्यूटन से मुझे कोई ये वाले डायरेक्शन पे खींच रहा है, तो मैं जाऊंगा किधर? 120 डिग्री का एंगल है, मैं जाऊंगा किधर? बीच में जाऊंगा कहीं। तो यही जो डायरेक्शन वहां पे आपको ऑब्जर्व होगा कि इस पॉइंट पे या इस पार्टिकल पे जो नेट फोर्स है वो इधर लगेगा 10 न्यूटन का, और 60 डिग्री का एंगल रहेगा ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। कोई डाउट अभी इसमें? किसी को भी कोई डाउट है कॉन्सेप्ट पे? कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट है क्या किसी को? आगे बढ़ूं अब मैं। पैरेललोग्राम लॉ समझ गए आप लोग? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे करना है ना? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है। अब बता रहा हूं मैं पॉलीगॉन लॉ, यहाँ पे फार्मूले में नहीं जाएंगे, बस है क्या वो एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन थोड़ा सा है, एंड कल फिर अपन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, बट आज मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई फार्मूले नहीं है उसमें, बस सीधा सीधा देखना है। ठीक है, चलो उसको देखते हैं अपन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। ठीक है, ये क्लियर हो गया इतना कि डाउट है कुछ अभी किसी को भी? क्लियर हो गया? हेलो, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा रहा हूं मैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इस पेज का। यस सर। हाँ, एंड देन अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
नाउ पेज नंबर 7, ये बहुत छोटा सा है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगॉन लॉ में कुछ नहीं है, ये इस तरह से फिर एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेंगे। मान लो ये यहां से लेकर यहां तक ए वेक्टर है कोई, फिर ये बी वेक्टर हो गया, फिर ये सी वेक्टर हो गया, है ना, ए, फिर ये बी, फिर ये सी, फिर ये बन गया आपका डी वेक्टर। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक इसका रिजल्टेंट बनेगा। सो देयरफॉर रिजल्टेंट वेक्टर आर, ये सभी का सम हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये सबका सम हो जाएगा यहाँ पे। ये पॉलीगॉन लॉ, ठीक है, आसान है पॉलीगॉन लॉ, सबको ऐड कर दो, ये पॉलीगॉन लॉ बन जाता है। रिजल्टेंट कहां से कहां तक आएगा, फर्स्ट वाले की टेल से लास्ट वाले के हेड तक, फर्स्ट वाले की टेल से, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वाले के हेड तक रिजल्टेंट बनेगा। समझ गए, ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूं, ये इसमें थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं, बट सीधे सीधे बना सकते हो आप। अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम certain point, a person start from certain point, then he move 10 meter along east, then turn to north, and move 8 meter, then he turn to west, and move वेस्ट की तरफ मुड़ा, पहले ईस्ट की तरफ 10 मीटर चला, फिर नॉर्थ की तरफ मुड़ गया 8 मीटर चला, एंड देन he turns to west and move 10 meter, then find his नेट डिस्प्लेसमेंट, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट आपको बताना कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखो, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप डायग्राम अगर अच्छे से निकाल लोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। पॉलीगॉन लॉ से रिलेटेड है, सीधा सीधा एक पर्सन किसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और पहले 10 मीटर ईस्ट की तरफ चला, फिर वो नॉर्थ की तरफ टर्न हुआ, फिर 8 मीटर चला, फिर वहां से टर्न हो गया वेस्ट की तरफ 10 मीटर चला, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डायग्राम पे इसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है पूरा की पूरा। आप ये डायग्राम बना लो, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ, ठीक है। डायग्राम ऐसा बनेगा, यहां से स्टार्ट करो, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से स्टार्ट किया, पहले 10 मीटर ईस्ट की तरफ बना दो, ए तक आया, ये 10 मीटर चल लिया, ठीक है। फिर ए से टर्न हुआ ये नॉर्थ की तरफ और यहां से कितना चला, 8 मीटर चला, बी तक पहुंचा, फिर यहां से टर्न हुआ और फिर से यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर चला, मतलब वेस्ट की डायरेक्शन पे, ये यहाँ पर वेस्ट का डायरेक्शन है ना, ये यहाँ पर नॉर्थ का डायरेक्शन दिख रहा है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, फाइनली व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट है, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं, उसका डिस्प्लेसमेंट ये आएगा, हाँ या ना, मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 8 मीटर, एंड स्टार्टिंग पॉइंट से 8 मीटर नॉर्थ की तरफ है, हो गया, नॉर्थ की तरफ है ना 8 मीटर, ये नेट डिस्प्लेसमेंट बन गया उसका 8 मीटर। तो व्हाट इज इज नेट डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर क्या आएगा, आप सीधा सीधा नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 8 मीटर एंड टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर है, ये हो गया आंसर। आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं कैलकुलेशन करने के लिए, बस आपको डायग्राम बनाने की जरूरत है। तो डायग्राम अगर आप बहुत अच्छे से निकाल ले रहे हो तो हमारी आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है फिजिक्स की, ठीक है। डायग्राम अच्छे से निकाल रहे हो तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है फिजिक्स की। समझ गए ये, या डाउट है कोई किसी को भी, हेलो, समझ गए या डाउट है? समझ गए सर। हाँ बोलो।